नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी की लिखी कहानी, तुम कौन हो। रात तूफानी थी। पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। अगर हवा तेज ना होती तो शायद इतनी मुसीबत ना उठानी पड़ती, पर हवा और हवा में फ़र्क होता है। यह तो तूफ़ानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। गाड़ी वह खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसका ब्लोअर खराब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। दूरी के हिसाब से वे शाम 4 बजे तक जिनीवा पहुंच जाता। फिर कम्यून खोजने में आधा घंटा लगता और हद से हद वे कम्यून के दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा होता। लेकिन बर्फ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। दोस्तों ने बताया था कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। वह था भी, पर बेमौसम आए तूफान ने सब चौपट कर दिया। जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। वैसे यूरोप के सभी देशों की सड़कें शानदार हैं, पर तूफान का कोई क्या करे। फॉग लाइट्स ना होती तब तो ड्राइव करना संभव ही ना होता। दिन में ही घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ड्राइव करते करते वे लगातार किसी होटल की तलाश में भी था। पेट्रोल भी लेना ही था। आखिर एक होटल सा नज़दीक आता लगा। वह होटल ही था। उसने गाड़ी रोकी। गैस पंप पर रोशनी थी, पर आदमी कोई नहीं था। उसने कई बार हॉर्न बजाया तो काफ़ी देर बाद एक आदमी निकल कर आया। उसने चाबी दी और कहा, 20 लीटर पेट्रोल। गैस? हाँ, रात भर के लिए यहाँ होटल में कमरा मिल जाएगा। हाँ हाँ, औरत भी मिल जाएगी। औरत की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्हें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। इस उत्तर से उसने अपमानित महसूस किया था, पर कर क्या सकता था। अपनी बेबसी को देखते उसने अपमान का वह घूंट पीते हुए भी पूछा था, अगला होटल कितने किलोमीटर पर मिल सकता है? यही कोई 70 किलोमीटर पर। लेकिन औरतों वाली बात वहाँ भी होगी। इस सर्द तूफानी शाम में तुम औरतों से बचकर क्यों निकलना चाहते हो? वह चुप रहा, पेमेंट किया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। उसके जूते और मोजे पूरी तरह से भीग गए थे। पैर ठंडे हो रहे थे। तूफान बादस्तूर जारी था। रुकने की जगह का कोई अता पता नहीं था। सर्दी एकाएक बढ़ रही थी और जिनीवा अभी 150 किलोमीटर दूर था। और फिर जिनीवा पहुंचकर भी तो कम्यून का पता करना था, जहां उसे ठहरना था। वे बहुत परेशान था, पर चलते जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सड़क खाली थी, ट्रैफिक था ही नहीं। उससे गलती यह हुई थी कि उसने चलने से पहले मौसम का बुलेटिन नहीं सुना, इसलिए इस तूफान में फंस गया था। 70 किलोमीटर के बाद भी कोई होटल नहीं मिला तो वह पस्त हो गया। आखिर पार्किंग लेन में गाड़ी खड़ी करके वह सुस्ताने बैठ गया। और राहत की बात यह थी कि वहीं एक निगरो जोड़ा भी गाड़ी रोके खड़ा था। सड़क के दोनों ओर चीड़ के जंगल थे। तूफानी बारिश में वे जैसे हवा से बातें कर रहे थे। उनकी सरसराहट की तेज आवाज़ें और बर्फ में भीगने की मिलीजुली ठंडी महक आ रही थी। महक तो उसे अच्छी लगी, पर उस तेज हवा को बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस निगरो जोड़े को एहसास था कि कोई गाड़ी पास आकर रुकी है। उसने क्रॉस करते हुए उन्हें देखा था। वे दोनों भी सिकुड़े हुए बैठे थे। तभी सायरन बजाती ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी उसकी और निगरो की गाड़ी के बीच में रुकी। उन्होंने गैस टापों की तरह तेज लाइट डालकर तीनों को देखा।
और ऊपरी खिड़की का शीशा थोड़ा सा उतार कर उसमें बैठे आदमी ने कहा, गो गो। पर इस तूफान में हाउ गो? हाउ? निग्रो चीखा था। नो सते, गो गो। ट्रैफिक वाला और जोर से चीखा था। ओके ओके, 5 मिनट बाद। निग्रो शांत पड़ गया था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी 5 मिनट की मोहलत देकर आगे चली गई। उस निग्रो ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के बराबर में लगा दी और पूछा था, कहाँ? जिनीवा। एंड यू? लुजान। दीज बास्टर्ड्स। ये तुम्हारा पैसा तो निचोड़ लेते हैं, लेकिन अपने देश में टिकने नहीं देते। उस निग्रो ने अंग्रेजी में कहा था, सारी नफरत और कल्चर की बातें करते हुए ये हमें और तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते। तुम एशिया से हो? शायद इंडियन या पाकिस्तानी। इंडियन। हम अमेरिकन हैं, पर ये हमें अमेरिकन नहीं मानते। ये हरामजादे हमें जबान दबाकर निगर्स पुकारते हैं और निग्रो ही मानते हैं। मुझसे पूछ रहे थे इस औरत को कहाँ से पकड़ लाए, पर यह औरत नहीं, मेरी बीवी है। ये हरामजादे औरत और बीवी में फ़र्क नहीं करते, औरत की इज्जत नहीं करते। ये सिर्फ पैसे वाली औरतों और आर्मी की औरतों की थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा है इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वह बोला था और बहुत तेजी से अपनी गाड़ी सड़क पर लाकर कोहरे और बर्फ की बारिश में आगे चला गया था। उसकी हिम्मत पस्त थी। बर्फ, कोहरे और सर्दी ने उसे लगभग लाचार सा कर दिया था। वह उस निग्रो जोड़े के साथ निकल जाना चाहता था, पर गाड़ी के इंजन ने धोखा दे दिया। वे स्टार्ट ही नहीं हुआ। शीशे चढ़ाकर बैठे रहने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। यहाँ तो एक सी परेशानी में पड़े आदमी की जान पहचान का भी कोई मतलब नहीं था। वह निग्रो जोड़ा भी उसी उलझन में था जिसमें वे खुद फंसा हुआ था। पर यह जोड़ा अमेरिकन था, इसलिए वे समान अपमान सहते हुए भी उससे अलग हो गया था। देश के हिसाब से अपमान का दंश और अपमान को सहने का अनुपात भी अलग अलग था। यही उसे लगा था। वह अमेरिकन निग्रो तो गाली भी दे सकता था, वह तो खुद को और भी गया गुजरा पा रहा था। उसे लगा कि वह दूसरा तूफान तो इस बर्फीले तूफान से भी ज़्यादा भयानक है। और तब उसे पेरिस के सोबॉर्न इलाके का वह रेस्टोरेंट याद आया था, जहाँ वह इंडियन रेस्टोरेंट नाम सुनकर अपने लोगों से मिलने, अपनी पहचान पाने के लिए गया था। रेस्टोरेंट इंडियन के सभी कर्मचारी हिंदुस्तानी ही थे और म्यूजिक सिस्टम पर रविशंकर का सितार बज रहा था। उसने राहत की सांस ली। मछली की करी के साथ उसने भात खाया, पर जब उसने भारतीय बैरे से हिंदी में बात करनी चाही, पता चला कि वे भारतीय तो है पर पांडुचेरी के हैं, इसलिए फ्रेंच बोलते हैं। वह कसमसा के रह गया था। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी मिलने की इच्छा जाहिर की, पर मैनेजर भी उससे बिना मिले भाग गया था। लेकिन क्यों? वह क्यों एक भारतीय से मिलना नहीं चाहता था? तब एक बैरे ने बड़ी शालीनता से बताया था कि साहब, हम पाकिस्तानी हैं, पर हमारे पास पाकिस्तानी म्यूज़िक और पाकिस्तानी फूड के रूप में परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक और फूड के नाम पर अपना कारोबार चलाते और अपना पेट भरते हैं। इसी मजबूरी को छिपाने के लिए मैनेजर साहब आपसे मिले बिना भाग गए हैं। उसने तब आदमी की जड़ों के उस सांस्कृतिक संकट को पहचाना था और उससे सहानुभूति महसूस की थी। वह खुद इसी बात का जगह जगह शिकार था। उसे लग रहा था कि आगे भी शायद लगातार उसे इसी संकट से गुजरना है, पहचान और मानवीय सम्मान की तलाश में। उसने यूं ही गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन चालू हो गया। यह भी आश्चर्य की बात थी, नहीं तो इतनी ठंड में बंद पड़ी गाड़ी कब स्टार्ट होने वाली थी। तूफान अभी भी जारी था, पर वे जैसे तैसे एक होटल से आ लगा था।
गैस कितनी? पंप के आदमी ने आकर पूछा था। नहीं नहीं, गैस नहीं। होटल में रुकने के लिए एक कमरा मिल सकता है? पूछता हूँ। कहते हुए वे भला आदमी भीतर चला गया और 1 मिनट बाद ही फ़ोन पर बात करके खुशखबरी लाया। यस यस, रूम फॉर यू। कमरे खाली हैं, तुम्हें जगह मिल जाएगी, गो गो। वह होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। बर्फीले तूफान से राहत देने वाली गर्म हवा का झोंका लगा तो वे लगभग उनींदा हो गया। पासपोर्ट? उसे लगभग ना देखते हुए रिसेप्शन वाले ने पासपोर्ट तलब किया। उसने पासपोर्ट देकर राहत की सांस ली, पर तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी, नो रूम। पर अभी तो आपने पंप स्टेशन वाले को। नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज़, नो रूम। मुझे मालूम है, रूम तो बहुत से खाली पड़े हैं। सॉरी, नो आर्ग्यूमेंट, नो रूम। क्या ये रंग भेद है? क्या ये रंग भेद है? वह चीखा था। डोंट शाउट, नो रूम। और वह बेहद अपमानित होकर बाहर निकल आया। बाहर बर्फीली हवा के तीर उसे भेद रहे थे। जूते और मोजे ज़्यादा भीग चुके थे। उसने जो ओवरकोट निकाल कर पहना था वह भी अब तक काफ़ी गीला हो चुका था। खून का घूंट पीते हुए वह अपनी गाड़ी तक आया था। गाड़ी ने साथ दिया, स्टार्ट हो गई और तब वह सुबह 3 बजे जिनीवा पहुंचा। अब वह कहाँ जाए इस आड़े और बेहुदे वक्त में? सोचा स्टेशन पर रुक जाए, फिर सुबह 7-8 बजे कम्यून को फ़ोन करके वह अपना ठिकाना खोज लेगा। जिनीवा के रेलवे वेटिंग रूम में वह जाकर लेट गया था, थका और पस्त। गाड़ी उसने पार्किंग आइलैंड में खड़ी कर दी थी। वेटिंग रूम में बर्फीली बारिश की ठंडक के कोई आसार नहीं थे। वह माँ की गोद की तरह गर्म था। वह लेटा तो लेटते ही नींद आ गई, पर 5 बजे सुबह की सफाई कर्मचारी ने उसकी कमर में डंडा ठोकते हुए कहा, यू निगर, गेट अप, गेट अप, गेट अप। और तब उसे उठना पड़ा था। और क्या करता? रात वाला तूफान अब थम चुका था। वह वेटिंग रूम की घटना सहकर भी अब वितराग था। उसे पता था कि उसके साथ यही होना था। यह तूफान तो लगातार जारी रहेगा। वह इधर उधर घूमता रहा और जब 7 बज गए तो उसने कम्यून में फ़ोन किया। बहुत मुश्किल हुई यह बताने में कि वह कहाँ है, क्योंकि फ़ोन रिसीव करने वाली जुनिया को अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत मुश्किल से वह उसकी बात समझा। वह सिर्फ 3 शब्द बोली, इंडियन सतेसन इहा। और जुनिया करीब आधे घंटे बाद उसे खोजते हुए आई थी। इंडियन को पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने भी जुनिया की तलाशती आंखों को तत्काल पहचान लिया था। जुनिया ने उससे हाथ मिलाया और बोली, गो गो, यानी आओ। उसने अपनी गाड़ी के बारे में बताया तो वह कुछ समझी नहीं। वह अपनी सितरो कार लेकर आई थी। फिर इशारे से उसने उसे समझाया कि उसके पास भी गाड़ी है और वह ट्रेन से नहीं, बाई रोड आया है। उसे वहीं रोक कर वे कुछ देर के लिए कहीं चली गई। लौटी तो उसके हाथ में एक पर्ची थी। वह पर्ची स्टेशन पर कार पार्किंग की थी। जुनिया ने अपनी छोटी सितरो गाड़ी में उसे बिठाया और चल पड़ी। कुछ ही देर बाद वे ठहरने के स्थान पर पहुंच गए। उसे तो मैरियाने एंकिल के कम्यून में ठहरना था, पर यह जगह तो उसे कम्यून जैसी नहीं लग रही थी। पर मुश्किल यह है कि वह जुनिया से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं समझती थी। वह फ्रेंच भाषी थी और थोड़ी इटालियन और जर्मन बोल समझ लेती थी। सीढ़ियाँ चढ़कर जब वे ऊपर पहुंचा तो दरवाजे का ताला खोलते हुए जुनिया इतना ही बोली, सतुदियो माई। और वे पेरिस के 2-4 दिनों के अनुभव से समझ गया था कि यह जुनिया का अपना कमरा था। यही उसने बताया भी था। कुछ देर के लिए वह कुछ भी समझ नहीं पाया था कि कम्यून में पहुंचने के बजाय
वह जुनिया के कमरे में क्यों और कैसे पहुंच गया है। फोन तो उसने सही नंबर पर किया था। स्टूडियो यानी कमरे के एक कोने में फोन भी रखा हुआ था, लेकिन उस पर फोन नंबर नहीं लिखा था। कमरे के दूसरे कोने में छोटे से पार्टीशन से सटा हुआ जुनिया का एक चूल्हे वाला किचन था। वह वहां खड़ी शायद चाय बना रही थी, पर वह हर गुजरते पल के साथ और भी गहरे रहस्य में फंसता जा रहा था। आखिर ये जुनिया, ये उसका कमरा, फोन, उसका स्टेशन आकर उसे ले आना। तब तक जुनिया ने चाय के मग्गे सामने रख दिए। वह चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही उसने फ़ोन नंबर का रहस्य जानना चाहा। जुनिया ने नंबर बताया। वह फ्रेंच गिनती नहीं समझ पाया, तो जुनिया ने रोमन गिनती में एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर बताया और इशारे से उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक जगह आया है, चिंता की कोई बात नहीं है। किचन की तरफ से तभी कुछ चिट चिट की आवाज़ आई तो जुनिया उठी। उसने एक प्लेट में भुने हुए सॉसेस लाकर रख दिए और इशारा किया, खाओ। एक सॉसेस उसने भी उठा लिया था, यानी अब उसका चाय नाश्ता समाप्त हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वह क्या कहे या क्या करे। काम तो कई थे और फिर उसे आगे भी जाना था। लुजान जाकर उसे त्रिब्यू द लुजान के रिपोर्टर पियरे कॉल्ब से भी मिलना था। साथ ही उसे जिनेवा में भी एक दो काम थे, पर भाषा की परेशानी के कारण सब कुछ जैसे अटका हुआ था। पर इन कार्यों से ज़्यादा उसे थकान सता रही थी और सबसे पहले पिछली रात के तमाम जलते और सुलगते अपमानों को भूलकर वह सोना चाहता था। चाय नाश्ते के बाद जुनिया ने टूथपेस्ट, एक नया ब्रश और छोटा टॉवेल उसके सामने बढ़ा दिया और दरवाजे के बाहर गैलरी में बने बाथरूम की ओर इशारा किया और इशारों से यह भी जाहिर किया कि उसे मालूम है कि उसका सामान स्टेशन पर खड़ी कार में बंद है, और यह भी कि वह ओवरकोट, जूते, मोजे उतार कर ब्रश आदि कर ले और चाहे तो कुछ देर आराम भी कर ले। तब तक वह एक काम से कहीं जाएगी और 3-4 घंटे बाद लौट आएगी। दोनों चाबियां थमाकर जुनिया अपने काम से चली गई। वह लौटी तब वह गहरी नींद में सो रहा था। उसी ने उसे कंधे से हिलाकर जगाया और घड़ी दिखाते हुए बताया कि अब लंच का समय हो गया है, इसलिए गो यानी चलो। वह अपनी उसी सितरो कार में उसे जिनेवा लेक पर ले गई। वही एक बेहद खूबसूरत रेस्तरां में उसने खाना खिलाया। फिर उसने झील में तैरते काले हंस दिखाए और शैले शैले कहा। उसने अंदाज लगाया कि वह अंग्रेजी कवि शैली की बात बताना चाहती थी, जो इसी झील में एक तूफानी दिन अपने प्राण खो बैठा था। उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर वह उसे पतझड़ से भरे सुनसान जंगलों को दिखाने ले गई थी। पतझड़ का दृश्य देखकर वह विमुग्ध रह गया था। शायद छुट्टी के कारण बहुत सी सैलानी झील पर और जंगलों में भी मौजूद थे, पर वहाँ भीड़ के बावजूद एकांत भी था। वह जुनिया को लेकर भी विमुग्ध था। कैसी लड़की है यह, कितनी विचित्र और कितनी अलग। जुनिया जैसे उसकी जन्म जन्मांतर की बंधु बनी उसके साथ उन्मुक्त भाव से पेश आ रही थी। और तभी जुनिया एक आजाद उन्मुक्त पंछी की तरह पतझड़ के सफ़ेद कालीन पर दौड़ती चली गई और कोहरे में अदृश्य हो गई। उसके जैसे पंख लग गए थे। कुछ पुकारने जैसी आवाज़ तो आई थी, पर उसे यहाँ पुकारने वाला कौन था। लेकिन उसके मन में अनुगूंज उठी थी कि कहीं जुनिया ने तो उसे नहीं पुकारा। उसने मन ही मन उस आवाज़ का उत्तर दिया था, जुनिया जुनिया। लेकिन उसके उत्तर में कोई आवाज़ लौटकर नहीं आई। पतझड़ से भरा हुआ सफ़ेद जंगल अब उसे एक तिलिस्म सा दिखाई दे रहा था। अगर जुनिया उस कोहरे से लौटकर ना आए तो वे क्या करेगा। चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। तभी एकदम अंधेरा छा गया। सफ़ेद जंगल सुरमई हो गया और बारिश होने लगी। बारिश की सर्द सुइयां बदन के खुले हिस्सों पर चुभने लगी। धीरे धीरे उसका ओवरकोट भी भीग गया
और पतझड़ के सूखे पत्तों के नीचे जमा बर्फीले कीचड़ ने ठसके सूखे हुए जूतों और मोजों को फिर भिगो दिया कि तभी एकाएक भीगी तितली की तरह जुनिया उस कोहरे की दुनिया से निकलकर उसके पास आई थी। कपड़े भीग कर उसके बदन से चिपक गए थे और तब उसने उसे भर आंख देखा था। वे संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह लग रही थी। एकाएक वे समझ ही नहीं पाया था कि जुनिया किसी होटल की औरत थी या संगमरमर की कोई कला मूर्ति। और उस सर्द और अंधेर मौसम में उसका हाथ पकड़कर जुनिया उसे अपनी सितरोकार तक घसीटती ले गई थी और स्टूडियो की तरफ चल दी थी। बारिश और तेज हो गई थी, पर अभी तक बर्फ की बारिश में नहीं बदली थी। वह स्टेशन तक जाकर अपने कपड़े लाना चाहता था, पर कुछ संकोच, अड़चन और जुनिया की उन्मुक्त लय को तोड़ देने का साहस वह नहीं कर पाया था। एकाएक सर्द हवा चलने लगी। उसने अपना भीगा हुआ ओवरकोट उतारकर जुनिया को देना चाहा, पर कार में जगह की कमी और संगमरमरी जुनिया को लगातार देख सकने की इच्छा ने उसे रोक दिया। घर पहुंचते ही जुनिया ने इशारे से पूछा कि पहले तुम नहाओगे या मैं? नहाना क्या जरूरी था, पर जुनिया के प्रति एक अजीब सी आसक्त के आकर्षण ने उसे खुद पहले नहाने को तैयार कर दिया। पर कपड़े उसके पास कहाँ थे? उसकी उलझन को समझकर जुनिया ने अपना एक गाउन उसे दे दिया था और समझाकर बताया था कि आज इसे पहनकर ही सो जाओ। कौन देखने वाला है कि तुम एक लड़की का गाउन पहनकर सो रहे हो? सुबह तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, तब तुम उन्हें पहन लेना। और जब तक गैलरी के बाथरूम के गर्म पानी से नहाकर वे वापस आया, तब तक जुनिया उस सर्दी में उसी संगमरमर की मूर्ति की तरह बैठी चाय पी रही थी। वह जुनिया के गाउन में बहुत अटपटा महसूस कर रहा था। फिर वह नहाने चली गई और जब वे लौट कर आई, तब तक एक चूल्हे वाले किचन में दलिया और पोर्क की खिचड़ी पककर तैयार हो गई थी। खिचड़ी खाने के बाद जब उसके सामने सोने का सवाल था, बिस्तर तो एक ही था और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। दोपहर में तो वह अकेला था, इसलिए शांति से सो तो गया था, लेकिन अब इस रात में। तब तक जुनिया अपना गाउन उतारकर बिल्कुल एक उजागर संगमरमरी मूर्ति के रूप में उसके सामने थी। उसने उसी एक बिस्तर पर इलेक्ट्रिक क्विल्ट लगाकर उसे पुकारा था, गो, यानी आओ। बिजली की ये रजाई गर्म हो रही थी और सारे संकोच के बावजूद वह अब आराम से सोना चाहता था, पर जुनिया का उजागर संगमरमरी शरीर उसे पुकार रहा था। पता नहीं यह पुकार खुद उसके मन की थी या जुनिया के मन की। बिजली की उसी एक रजाई में आखिर वह भी जुनिया के साथ घुस गया और करवट लेकर उसने उसके लिए 3/4 जगह छोड़ दी। वह आधी सी अधिक जगह पार करके भी जुनिया की तरफ नहीं खिसक पाया था और ना जुनिया ने आधे बिस्तर की ये लक्ष्मण रेखा पार की थी। सुबह आँख खुली तो चाय तैयार थी, साथ में उबले अंडों का नाश्ता था। उसके बाद जुनिया ने पिछले दिन की तरह पेस्ट और ब्रश उसके सामने रख दिया। आज उसे इशारा करके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। उसे पता था कि बाथरूम की चाबी कहाँ लटकी हुई है। बाथरूम से वह लौटा तो जुनिया तैयार होकर अब एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह उसके सामने मौजूद थी। उसने भर आँख उसे देखा। जुनिया मुस्कुराई और बोली, गो गो, यानी चलें। और तब उसे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए वह जिनीवा के स्विस बैंकों वाली स्ट्रीट से होती हुई पहले एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंची थी। उसने अपनी गाड़ी पेवमेंट पर चढ़ाकर पार्क की और उसे डिपार्टमेंट स्टोर के लाउंज में बैठाकर वे खुद भीतर चली गई। उसने समझा जुनिया को कुछ खरीदना होगा। काफ़ी देर बाद जब वे लौटी तो उसके साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसने हेलो किया और पास बैठ गया। जुनिया उसके उस पार बैठी हुई थी और तब बहुत शालीनता से उस नौजवान ने अंग्रेजी में बात शुरू की थी। मेरा नाम फिलिप है, मैं इस डिपार्टमेंट स्टोर में नौकर हूँ। जुनिया मेरी मंगेतर है।
हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। इसने मुझे बताया कि तुम कल सुबह आए थे। तुम बहुत थके हुए थे। जुनिया का मंगेतर अंग्रेजी में बात कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक अजनबी की तरह इस तरह आने और ठहर जाने का रहस्य साफ कर दे। उसने कहा, जी हाँ, मैं बर्फ़ का तूफ़ान पार करता हुआ आया था और असल में मुझे मेरी आने कम्यून में ठहरना था। मैंने वहीं फ़ोन किया था। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही फ़ोन किया था। हाँ। क्या हाँ? और देखो, जुनिया कह रही है कि वह कम्यून अब वहाँ नहीं है, पर वे फ़ोन तो अब भी वहीं है। क्या यह एक खूबसूरत बात नहीं है? और जुनिया की बहुत खूबसूरत हंसी उसे फिलिप के कंधे के उस पार से सुनाई दी थी। कल मेरी छुट्टी थी, इसलिए जुनिया तुम्हें मुझसे मिलवा नहीं पाई। आज लेकर आई है, फिलिप बोला। मैं जुनिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत। उसके मुंह से अनायास निकला था। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ हाँ, जुनिया कह रही है, कल रात भी तेज तूफान आया था। शायद तुम उसमें कहीं भटक जाते, इसलिए उसने सुबह तक का इंतज़ार किया। हाँ हाँ हाँ, एक और बात, जुनिया जानना चाहती है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जुनिया का ये सवाल एक आदिम सवाल की तरह उसकी पूरी चेतना में कौंधने और गूंजने लगा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।